ये हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का हमारे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक है। तो ये हमने जो लेसन पढ़ा था जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका का जिक्र था कि वहाँ पे अलग अलग समस्याएं थी, तो उसमें श्रीलंका के बारे में बताया गया कि वहाँ पे किस समुदाय की संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो आप ने अगर याद होगा, पढ़ा होगा, तो वहाँ पे कई सारे समुदाय रहते हैं, सिंहली, तमिल, ईसाई और मुसलमान। और सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या है वो है सिंहली लोगों की। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा और राइट आपने ऑप्ट किया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो एक फॉर्मूला होता है BMI को निकालने का, और जिसको हिंदी में हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, ये भी आपकी किताब में दिया हुआ है, व्यक्ति के वज़न को उसकी ऊंचाई से भाग देकर। तो ये आप वैसे भी अगर कभी डॉक्टर के पास जाते हैं या हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो आपका ये सारी चीज़ें नापी जाती है। जैसे कि स्कूल में भी जब आपका हेल्थ चेकअप होता है तो भी आपने देखा होगा कि आपका वेट एंड हाइट दोनों को नापा जाता है। इसीलिए नापा जाता है ताकि हम स्टूडेंट्स का BMI नाप सकें, ताकि उनका जो विकास है, शारीरिक विकास, वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं। अब देखिए, इसमें था कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अगर हमको मान लीजिए इसका आंसर नहीं भी पता था तो हम कैसे इसको सही कर सकते थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। अभी आप देखिए कि शरीर द्रव्यमान क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितनी जगह घेरती है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। तो जनसंख्या का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है और उसके इनकम का कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन होना नहीं था। तीसरा ऑप्शन है, कुल जनसंख्या को कुल उपलब्ध संसाधनों से भाग देकर। अब संसाधनों का भी कोई इसमें लेना देना आप सोचेंगे तो नहीं लगेगा आपको। उसके बाद है, कुल संसाधनों को सकल घरेलू उत्पाद से भाग देकर। सकल घरेलू उत्पाद आपको मैंने बताया था क्या होता है, GDP, कि एक साल में एक देश में कितनी उस देश की इनकम हुई है वहाँ के नागरिकों के द्वारा, चाहे वो उस देश में रह रहे हैं या उस देश से बाहर रह रहे हैं। अगर उस देश के नागरिक हैं तो इस इनकम का भी शरीर का कोई द्रव्यमान से कोई लेना देना तो हमको लग नहीं रहा है। तो वैसे भी अगर हम देखें, इसका आंसर हमको नहीं भी आता था तो भी अगर हम ऑप्शन देखते तो हमको समझ में आता कि व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई से भाग देकर हम इसको आसानी से निकाल सकते थे। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। अब इसके लिए देखिए, हमने 6 प्रकार की मृदाएं पढ़ी थी भारत में। तो अगर आपको उसकी विशेषताएं याद होंगी, और ये मैंने एक वीडियो में भी कवर किया था, आपको वैसे भी समझाया गया है कि हर मिट्टी की कुछ ना कुछ उसके गुण होते हैं, उसकी पहचान होती है, उसके रंग होते हैं, उसकी उपजाऊपन की पावर होती है। तो ये सब उनकी पहचान होती है। ये सब हमको मिट्टियों के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए इनके नाम भी अलग अलग हैं। इसलिए ये अलग अलग तरीके की मिट्टी है। जैसे कि एक है लेटराइट मिट्टी, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। तो देखो, आप अगर इसको देखते तो भी आपको इसको इजीली कर सकते थे। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। तो रेतीली मिट्टी इंडिया में कहाँ मिलती है? राजस्थान में, वहीं सबसे ज़्यादा मिलती है। और लवणीय होती है, लवणीय मतलब जिस मिट्टी में नमक ज़्यादा होगा। नमक किस मिट्टी में ज़्यादा होगा? जहाँ पे बारिश कम होगी और जो मिट्टी है उसमें से जो नमक है वो बह नहीं रहा है, क्योंकि जो बाकी जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नमक की मात्रा कम होती है, क्योंकि पानी बहा के ले जाता है नमक वगैरह को, है ना। नई नई मिट्टी आती रहती है। तो रेतीली थी तो आप वैसे ही सोच सकते थे कि ये राजस्थान का हो सकता है। तो मरुस्थलीय मृदा हम वैसे ही समझ सकते थे। इसका है बाद है, इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अब देखिए, काली मृदा तो आपको पता ही है, वहाँ पे बारिश होती है अच्छी खासी, महाराष्ट्र के काफ़ी एरिया में, है ना। तो वहाँ पे वैसी कपास की काफ़ी ज़्यादा खेती होती है। तो वहाँ इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सिंचाई करने की आवश्यकता है। वैसे ही जो कि वन मृदा है, वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि वहाँ पर भी मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर रहता है। लेकिन मरुस्थलीय मृदा में नहीं होता, यानी कि उसको आपको अलग से सिंचित करना पड़ेगा।
तो ये मिट्टी आप अगर सोचते तो आप वैसे ही गेस कर सकते थे। लेटराइट में और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अगर आप रेतीली मिट्टी से गेस करते तो भी ये ऑप्शन आप इसको इजीली ऑप्ट कर सकते थे। 9th वाला जो क्वेश्चन है, इसको देखो आप इतना जल्दी गेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसको थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है। कुछ ऑप्शन इसमें भी हैं जो आप हटा सकते थे, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस रह जाते, जैसा कि क्वेश्चन हमारा पहले, जेम्स वॉट ने डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1781 में नए इंजन को पेटेंट कराया। पेटेंट कराया मतलब उसको लाइसेंस उसका ले लिया कि अब वही बना सकते हैं और कोई उसकी परमिशन के बिना नहीं बनाएगा। तो देखिए इसमें पहला नाम है रॉबर्ट क्लाइव का, और रॉबर्ट क्लाइव अगर आपको याद होगा तो ये भारत में बहुत बड़े अंग्रेज़ अफसर थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिन्होंने काफ़ी सारे युद्ध किए थे इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए। तो ये इनका तो जेम्स वॉट ये कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं, तो ये तो वैसे ही इनमें से ऑप्शन से आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास में 3 ऑप्शन बचे हैं, मार्कवुड, न्यूकॉमन और मैथ्यू बुल्टन। तो यहाँ आपको थोड़ा सा देखिए याद करने की ज़रूरत है कि इन तीनों में से ऑप्शन हो सकता है कोई, और राइट आंसर न्यूकॉमन है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था जिसको आपको याद करने के बाद आप इसको बेटर तरीके से कर पाते। रमेश के राज्य में ज़्यादातर भाग में काली मृदा पाई जाती है, बताइए रमेश निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संभवतः निवासी होगा। तो देखिए आपको पता ही है कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, कुछ भाग इसके गुजरात के और कुछ भाग मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। मेनली ये महाराष्ट्र में है ना। अगर आपको जैसी काली मृदा आती है तो आपके पास ऑप्शन में है, तो आप इसको इजीली लगा सकते थे और करेक्ट आंसर ऑप्ट कर सकते थे। देखिए जम्मू कश्मीर में तो नहीं हो सकता, वहाँ तो नदियाँ इतनी ज़्यादा हैं, तो वहाँ तो जलोढ़ मिट्टी होने की संभावना है। मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी काली मिट्टी नहीं होगी, क्योंकि काली मिट्टी में थोड़ा सा पानी की कमी कम होती है बाकी मिट्टियों के कंपैरिजन में। तमिलनाडु भी नहीं हो सकता है, बिकॉज तमिलनाडु में भी लाल और पीली थोड़ी लेटराइट मिट्टी ज़्यादा मिलती है वहाँ पे। महाराष्ट्र इजीली हो सकता है, और महाराष्ट्र काली मिट्टी के लिए फेमस है। तो ये आपको बहुत अच्छे से इसको आप देखते भी और याद रहता है महाराष्ट्र का नाम, तो आपको इसके लिए बच्चे मैप देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ कैसी मिट्टी पाई जा सकती है। अपने हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से भी, बारिश के हिसाब से भी, नदियों किस तरीके से कहाँ बहती हैं, वो सब अगर हमको पता है, हमने समझा है, तो अगर हमको आंसर याद भी नहीं है तो भी हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। 11वां क्वेश्चन है, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने का श्रेय किसको जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने वाला ही है। जो हमारा लेसन था भारत में राष्ट्रवाद का होता है, उसमें दिया गया था कि सेठ हुकुमचंद ने पहली जूट मिल लगाई थी देश की। 12th क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये हमने बहुत बार क्लास में किया है। आपको मैंने समझाया था प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं, द्वितीय क्षेत्र कौन से होते हैं, तृतीय क्षेत्र कौन से होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं, जिसमें भी कोई भी चीज़ नेचुरल तरीके से प्रकृति से हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो खेती करना हो, चाहे वो बागवानी करना हो, चाहे वो समुद्र से फिश या सी फूड, ये जो भी चीज़ें होती है पकड़ना हो, तो जो भी चीज़ें हम नेचर के थ्रू रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उन्हीं प्राथमिक चीज़ों को यूज़ करके जब कुछ नई चीज़ें बनाई जाती है, स्पेशली फैक्ट्रीज़ में, उसके लिए उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, ना ही प्रकृति से कुछ चीज़ें ली जा रही होती हैं, वो उसमें सेवा वाले कार्य किए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन जो भी इंसान लोग होते हैं वो किसी के लिए कार्य करते हैं और उसके लिए उनको पैसे का भुगतान किया जाता है। तो ये चीज़ तो बहुत आसान वाली थी और इसको आप बहुत आराम से कर सकते थे। जैसे कि पहला है ऑप्शन तृतीय क्षेत्र, मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन आपको मैंने अभी बताया, मछली पालना है, तो मछली पालना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही होगा। उसके बाद है कृषि। कृषि तो है ही, आप देखते ही पहचान पाएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर है। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि विनिर्माण में किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में लास्ट ऑप्शन दिया गया चिकित्सा। अब देखिए चिकित्सा को किसी चीज़ से, प्रकृति से नहीं लिया जा रहा है। चिकित्सा कौन करेगा, जो डॉक्टर्स लोग होंगे, इलाज वही करेंगे।
इसमें किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ का निर्माण नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत आसान था। तृतीय क्षेत्र की ये चीज़ हो सकती थी क्योंकि सर्विस सेक्टर की होगी, सेवा क्षेत्र की होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था याद करने वाला, प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1973, ये भी हमारे लेसन में दिया गया है ज्योग्राफी में। तो ये 1973 में किया गया था। 14th है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर था UNDP। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में सुव्यवस्थित करना है कि किस क्रम में कौन सी घटना हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ, गांधी इरविन समझौता और साइमन कमीशन का भारत आना। तो इसके लिए बच्चे आपको याद होना चाहिए किस वर्ष में कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो ये अगर सीरीज़ आपको जब तक याद नहीं होगी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर था D, 4 to 2। तो 16 क्वेश्चन था, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, नहीं आता था तो भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन में ही दिया गया है साक्षर जनसंख्या का अनुपात हमको बताना है। तो आप देखिए चारों ऑप्शन में से पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है साक्षरता दर, तो ये वैसे आप ऑप्ट कर सकते थे। जन्म दर का साक्षर से लेना देना नहीं है, निवल उपस्थिति अनुपात और मृत्यु दर, तो ये तो बच्चे वैसे ही नहीं मैच कर रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है साक्षरता दर, और ये हमको वैसे भी याद रखना है कि ये तो चलो गेस करने वाली बात है, बट हमको वैसे भी याद रखना है कि जितने भी लोग 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के अगर कोई भी भाषा पढ़ना और लिखना जानते हैं तो उनको हम साक्षर जनसंख्या कहते हैं या उनको साक्षर लोग बोलते हैं। तो ये हमको पता भी होना चाहिए और ये इजीली गेस करने वाला आंसर भी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17, इसको करने में काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं क्योंकि इसको अलग तरीके से करना था। तो इसको मैं आपको एक बार नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि इसको हमको करना किस तरीके से था। ये भी बहुत ईजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी 17 क्वेश्चन से आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।